हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोगों का क्लास 10 का ये तीसरा चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम है जल संसाधन। इससे पहले हम लोग पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं तीसरा चैप्टर, जो टॉपिक है जल संसाधन। इसके बारे में जो भी संक्षेप में दिया रहेगा उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी फैक्ट और दृश्य है उसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल से ढका हुआ है हमारा पृथ्वी, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवड़ी जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवड़ी जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भ्रमण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल का नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसे भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। यानी कि पिछले आने वाले 2-3 सालों में लगभग 20 करोड़ से भी अधिक लोग जल की जो सुविधा है वो देखने में दुर्लभ होगी आने वाले 2-3 सालों में। अगला है कि जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकताएं। तो जल के विशाल भंडार और इनके नवीनकरण योग्य गुणों होते हुए यह संरचना जो है बहुत मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या फिर सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत जलस्थान मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई एक जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पानी हरिणों की चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में थोड़ी कमी आई है। समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता होती है जल में, परंतु अधिकतया जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? तो ऐसा होता है। जैसे मेघालय में तो जल की मात्रा अधिक है, पर जहाँ पानी अधिक बरसता है वहाँ पर भी जल की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे कई शहर इनके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक समाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में भी क्रांति लाने की आवश्यकता है। ये कुछ दृश्य हैं। देखिए यहाँ पर बारिश हुआ है फिर भी यहाँ जल की कमी है। और यहाँ देखिए एक जैसे कि राजस्थान का या फिर हरियाणा का दृश्य है, जहाँ पर सूखा है और यहाँ पर भी जल की कमी है। तो अपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों खेतों में अपने निजी कुएं और नलकूपे हैं, जिनकी सिंचाई करके उनका उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इनका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जलस्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हुआ है और विकास का अवसर प्राप्त हुआ है। आजकल जो हर जगह जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवड़ी जल संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल की अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है।
वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग बोल सकते हैं 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों में बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इसमें संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या फिर कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें से कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों की अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता का मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बताया जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए एक खतरनाक जल हो जाएगा भविष्य में। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी को आपूर्ति सुनिश्चित करने के सक्षम बनाना है। स्रोत है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का। तो अगला हम देखेंगे यह स्रोत। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों को संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का हास्य हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद अगला है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलें के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियाँ बेसिन में भी बांध ज़्यादातर बनाए जाते हैं। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन कैसे सहायक होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो परंपरागत बांध नदियाँ और वर्षा जल की इकट्ठा करके बाद में उसे खेती की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है। इस प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण का एक समन्वय है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाएं को उपनिवेश काल में ही बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास की समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से पनिरीक्षण और विरोध का विषय बन चुका है।
नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का अधिक जो चट्टानी है वो हो जाता है और नदी जल जीवन आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियाँ को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने वाले ऋतु में जलीय जीवों का नदियाँ में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश को बेहतर के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, यह एक क्वेश्चन है। तो शायद जमींदारों और बड़े किसानों का या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को यह जो योजना है मिलने का संभावना है। तो गांव के भूमिहीन को लीजिए, क्या वो वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? तो सिंचाई में कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसमें अमीर और गरीब भूमि मालिकाओं को गरीब भूमिहीन से सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल को अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। तो गुजरात साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। इसके बाद ये मैप है, तो मैप में कुछ नदियां हैं और कुछ बांध हैं, तो आप देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ये देखिए गोदावरी नदी है, ये प्रवार बांध है, कोयना बांध है, कृष्णा नदी के किनारे नागार्जुन सागर है और तुंगभद्रा नदी है, ये तुंगभद्रा बांध है, तुंगभद्रा बांध, कावेरी नदी, मेटूर नदी और पोन्नयार नदी है। देखिए गंगा नदी इधर है, गंगा नदी ये है, यमुना नदी, ये टिहरी बांध परियोजना है और यहाँ घाघरा नदी, शारदा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये सब नदी है। तो एक बार आप मैप देख लीजिएगा। इसके बाद नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियों उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रित के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों में छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ था। बांध के जलाशय तथा तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना होती है ज़्यादातर, और अत्यधिक जल की उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलें में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। अगला हेडिंग है वर्षा जल संग्रहण। तो बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्थ विफल हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था।
उनका स्थानीय परिस्थितियों और उनके जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल और नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की एक धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती थी। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल की खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके कुछ उदाहरण हैं। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क और कुछ क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता था। फलौदी में एक घर में लगभग 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.4 मीटर चौड़ा टांका था। टांका या सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा होता था जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों के ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा की पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जा सकता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। टांका में वर्षा जल जो है अगली वर्षा ऋतु को संग्रहित किया जा सकता था। यह इसके जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु में पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता था। वर्षा जल अथवा पालन पानी जो होता है, जैसा कि इसे इन कुछ क्षेत्रों में पुकारा जाता था पालर पानी, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप से इसे समझा जाता था। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। इसके बाद ये रहा। तो यह दुख की बात है कि आज पश्चिम राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि उनमें से नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह जो तरीका है प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिलों में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीण ने अपने छत पर जल की आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव में लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव में वर्षा जल संपूर्ण गांव को ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। तो हम लोग ये चित्र देखेंगे। तो इस गांव में वर्ष भर जो लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण का उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। अब हम लोग ये दृश्य देख लेते हैं। तो ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। तो मेघालय की नदियाँ झरने जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप
में आया जाता है तथा सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। ये चित्र है बांस प्रणाली, ये मेघालय में प्रचलित है। एक रूम में स्थापित कर दिया जाता है। ये देख लीजिए, ये भी एक जल संग्रहण की विधि है। इसके बाद हम लोग फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो फैक्ट इसमें पहला है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में लगभग 9,490 गाँवों तथा 173 कस्बों, राजस्थान में 124 गाँवों को सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों को जल की आवश्यकता को पूर्ति करता है सरदार सरोवर बांध। फिर अगला फैक्ट है कि क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई थी। इसमें इन राज्यों में पड़ने वाले नदी में निचले हिस्सों में जल प्रवाह को कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। इसके बाद ये कुछ न्यूज़ है। तो ये था हम लोगों का आज का चैप्टर। इसके बाद ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। ये ऑप्शन है, ऑप्शन देखकर आप देखिएगा कौन सा सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें से गलती पहचानें और दोबारा लिखें। और ये 30 शब्दों में लिखना है कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार का नवीकरण योग्य संसाधन है। अगला है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। अगला है 120 शब्दों में लिखने के लिए, तो राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला है कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है, इसकी भी 120 शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये हम लोगों का तीसरा चैप्टर था जिसका नाम था जल संसाधन। अब जो अगला चैप्टर होगा वो चौथा चैप्टर होगा जो कि हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।